सर्च में देखा था कि टॉपिक कैसे फाइंड करते हैं ना, फाइंडिंग द रिसर्च टॉपिक हम लोगों का विषय था, उसको हम लोगों ने देखा था। अब आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिएगा सुबह। ठीक है। स्टेप 2 जो था, रिव्यूइंग द लिटरेचर, साहित्य समीक्षा जिसको कहते हैं। तो इसको आज हम लोग डिटेल में जानेंगे और समझेंगे, और साथ ही लिटरेचर रिव्यू के कुछ स्टेप्स को हम लोग लाइव भी आज कर करके देखेंगे कि कैसे क्या होगा। जैसे हम बताए थे कि साइकोफिजिक्स के जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स आप लोग उनके पेपर्स अगर देखिएगा स्टार्टिंग के तो समझ में आएगा। कुछ लोगों के नाम हम बताए थे, तो क्या आप लोग में कोई देखे थे कुछ रिसर्च पेपर स्टार्टिंग डेज के ऐसे? सर पहले तो यही चीज समझ में आ रहा था कि शोध गंगा वाला वहां पे जो है ना गए ना क्लिक ही नहीं हो रहा था। अच्छा, ठीक। अभी हम करके जो है ना, अभी हाँ पहले इसलिए हम जो इसका सोचे थे कि थ्योरी है, आपको बोलेंगे पर हम भूल गए। ठीक है, थ्योरी इसका जो है ना दिखा देते हैं। पहले थ्योरी पार्ट, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल करके हम लोग देख लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा जो है ना टास्क आप लोग को, जब रिसर्च का थोड़ा आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, पढ़ लेंगे, एक छोटा सा जो है ना टास्क देंगे आप सब उन लोगों को रिव्यू करने का। ठीक, कि लिटरेचर या कुछ विषय पे उस पे 4 5 7 पेपर जो भी है उस पे आप लोग रिव्यू कीजिए। रिव्यू करने में हम भी हेल्प कर देंगे, आप लोगों का हेल्प करेंगे, मतलब कि उस प्रोसेस में हेल्प करेंगे। ये नहीं कि सर ही रिव्यू लिख दिए, उसके बाद वो अपना खुद का काम हो गया, आप चाहे तो उसको पब्लिश करा सकते हैं कहीं पे। ठीक है। पीजी के पहले अगर एक रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर पब्लिश हो गया तो आपकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी, आपकी एकेडमिक रेपुटेशन में। रिव्यू में क्या करना होता है, समीक्षा करनी होती है। यहाँ पे जो हम लोग लिटरेचर रिव्यू की बात कर रहे हैं, इसका दो अर्थ हो जाएगा। एक तो अपने रिसर्च के लिए कि क्या क्या काम किया गया है, उसको भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि किसी चीज में अभी दुनिया में क्या स्थिति है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक विषय है, कोई एक प्रश्न है, उस पर कितना ज्यादा काम हुआ है, और वर्तमान में स्टेटस प्रो को क्या है, मतलब कि वस्तु स्थिति वर्तमान में उस विषय पर पूरे दुनिया में जो शोध हुए हैं उसका क्या है। तो उस पे क्या है कि जैसे न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं ना, इस रिसर्च में ये बताया, इससे ये फायदा हुआ, ये प्रश्न उठा, इससे इस चीज का समाधान हुआ, वर्तमान में भी ये है, ये चुनौतियां हैं। तो एक न्यूज रिपोर्ट की तरह जो बनाते हैं उसको भी लिटरेचर रिव्यू हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखे समझे कि लिटरेचर रिव्यू जो है क्या होता है। दो अलग अलग अर्थों में ये शब्द प्रयुक्त होता है, अलग अलग समय पर। ठीक है। वंस अगेन, हाँ। चलो। सर कुछ हाँ कुछ बोलिए। वर्ड जो है कुछ कुछ वर्ड नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं ना। क्या बोल रहे हैं? बोलिए कुछ कुछ वर्ड जो है नहीं समझ में आता है तो पूछ सकते हैं ना। एकदम पूछ सकते हैं, इसमें पूछना क्या है, एकदम पूछिए। अभी पूछिए या क्लास के बाद पूछिए, जब पूछना है बीच में ही पूछ सकते हैं। क्या नहीं समझ में आया, बोलिए। सर जैसे कि रिव्यू होता है ना तो मतलब उसका कोई एक परिभाषा बताइए ना, जैसे उसका परिभाषा लिखना तो कैसे लिखेंगे पूरा अच्छा से एक मिनट, एक रिव्यू मिनट, हम किस। अपने जो बता रहे हैं उसका कुछ रिटर्न में कुछ ऐसे परिभाषा बताएं कि लिटरेचर रिव्यू किसको कहते हैं, है ना? ये यही कह रहे हैं क्या? जी जी। अच्छा, एक सेकंड, ओके। नहीं, हमको बनेगा, आपको नहीं, मतलब ग्रुप में ही डाल देते हैं। ठीक है।
देखिए ग्रुप में आप देख सकते हैं जो रिटर्न में है, अब इसको आप चाह रहे हैं कि अगर हम डील करके समझा दें तो ऐसे भी समझा सकते हैं। देखिए एक बार। जी सर, ठीक है। ये कंप्लीट लग रहा है आपको देख करके एक बार? देखिए तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रहा है क्या? देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, आपकी आवाज कम आ रही है, हम ईयरफोन लगा लेते हैं। ये जो हमने डिफिनीशन भेजा है, एक बार इसको सब लोग बताइए कि क्या कुछ गड़बड़ी लग रहा है इस डिफिनीशन में? सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी ठीक आ रही है आवाज? हेलो? नहीं सर, कम है बहुत। अच्छा, अभी आ रहा है आवाज सही? हेलो? हाँ हाँ, अब ठीक है। अच्छा, हम जो ग्रुप में भेजे हैं अभी उसको एक बार देखिए और बताइए कि क्या ये साहित्य समीक्षा का वही डेफिनेशन है जो हम लोग यूज करते हैं। तो अब लिटरेचर रिव्यू क्या है कि हिंदी में हम लोग शोध में करेंगे, विज्ञान में करेंगे, उसको भी लिटरेचर रिव्यू करेंगे। और ऐसे अगर लिटरेचर रिव्यू कहते हैं साहित्य समीक्षा, तो इसका मतलब है साहित्य की समीक्षा। तो इसके दो अर्थ हैं, जो दोनों अर्थ यहाँ पे भेजे गए। ठीक है, दूसरा वाला जो अर्थ है जो दोबारा भेजे हम, वो है आपके लिए इस शोध से रिलेटेड, हम लोगों से रिलेटेड। ठीक है, तो जब भी आप साहित्य समीक्षा के बारे में कहीं पे पढ़ेंगे खोजेंगे, या मान लीजिए इंटरनेट से या ऐसे वैसे, तो इस बात को भी ध्यान देने और समझने की जरूरत है कि कौन वाली साहित्य समीक्षा हमको पढ़ना है। ठीक है, हमको तो ये तो दूसरा नंबर पे जो सर, तो ये वाला ना सही है। हाँ ये वाला जो है सही है, और उसी को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, सेकंड नंबर वाला जो है, जो फर्स्ट नंबर वाला है, वो भी आपको इंटरनेट पर मिलेगा, या फिर कहीं पे आप यूट्यूब पे लेक्चर सर्च करेंगे इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को, तो फर्स्ट वाला भी मिलेगा। पर वो हम लोग के काम का नहीं है। बस यही जानकारी देने के लिए हम ये देख रहे थे कि किसको ये चीज हिट करता है कि ये गलत है जो सर आप भेजे। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि बाकी लोग जो क्लास में नहीं है वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो रिव्यूइंग लिटरेचर में जो है आप लोग देख लिए कि वहां पे क्या कैसे है। अब इसकी परिभाषा क्या है, इसको आप लोगों ने समझ लिया। परिभाषा एक्चुअली में क्या है? परिभाषा, ठीक है, उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उस चीज को एक भाषा में हमने लिख दिया, एक प्रोसेस को, तो वो भाषा है। भाषा हमने दे दी, अब आइए प्रोसेस को समझ लेते हैं कि क्या है। उसमें भी लिखा हुआ है सबसे पहले, जैसे एक चीज आप देखे हैं कि जो चीजें हैं उसको फाइंड करना, फाइंडिंग, कि क्या क्या इस पे काम हुआ है ना, उन चीजों को खोजना, ये पहला स्टेप हुआ। उसके बाद क्या है कि रीड करना। ये सब अभी हम लोग लाइव भी करके देखेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। बहुत शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस एक बार 5 मिनट के लिए करके हम लोग देख लेंगे कि कैसे इसको किया जाता है। तीसरा, समराइजिंग। ये 3 स्टेप जो है आप जो है इसके अंदर, लिटरेचर रिव्यू के अंदर करते हैं। सबसे पहले ढूंढते हैं। तो आइए, अब स्क्रीन आप लोग को प्रेजेंटेड है, अब हम लोग ये फर्स्ट स्टेप को करके देखते हैं, ताकि याद रहे और समझ में आए कि भाई कैसे क्या खोजा जाता है। इसके लिए हम लोग खोलेंगे शोध गंगा। सर शोध गंगोत्री भी है।
इस पे देखिए ये भी बता रहा है कि किस यूनिवर्सिटी से कितना ज़्यादा रिसर्च पेपर जो आया है, सबसे ज़्यादा किससे आया है? अन्ना यूनिवर्सिटी है, इसने सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर अपना शोधगंगा पे डाला है। अब यहाँ पे देखिए सर्च थीसिस इनटू शोधगंगा, यहाँ पे हम लोग को जो है थीसिस या पेपर, जिसको रिसर्च पेपर कहते हैं, वो हम लोग सर्च कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं? सब्जेक्ट के द्वारा भी और गूगल सर्च का यूज़ करके भी। ये जो एरिया है यहाँ पे हिंदी में मान लीजिए हम सर्च करते हैं तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है? अरे भाई हिंदी नहीं है इसमें। कौन वाला हिंदी हो गया यार? नेट भी इतना स्लो चल रहा है ये। तनाव प्रबंधन, तनाव, ये सही है। इतना स्मार्ट है आपकी। क्या मजाक है यार। ये काम नहीं कर रहा है। छोड़िए हटाइए, इंग्लिश में ही सर्च करके दिखा देते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। हमें देखना है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है और इमोशनल इंटेलिजेंस का जो रिलेशन है, इस पे कितने रिसर्च हुए। ठीक है, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन है। हम एक रिसर्चर, बतौर रिसर्चर देखना जानना चाह रहे हैं कि क्या है इस फील्ड में, कितना काम हुआ है और क्या क्या काम हुआ है, हम इस फील्ड में एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है कि 2024 में चक्का का आविष्कार करने से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले देख लेंगे कि क्या चीज हुई है और क्या करना है। सर्च किया। देखिए सर्च कर दिए। अब यहाँ पे जो है नीचे रिजल्ट दिखा रहा है। कितना रिजल्ट आया है? एक, कई, दई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 1,27,972 रिसर्च पेपर इस विषय से संबंधित जो है यहाँ पर है। तो क्या इतना को पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या करना होगा? इतना को तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जितना पढ़ पाएंगे, जितना अधिक से अधिक, उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा। देखते हैं कि कौन सा टॉपिक जो है हमारे ज्यादा नजदीक है। ठीक है, टॉपिक क्या था अपना? इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक था। अब देखिए इस पे जो पेपर्स आए हैं। एक ये देखिए, स्टडी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एज कोरिलेट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अमोंगस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी। कितना कुत्ता भूक रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस एंड जॉब स्ट्रेस अमंग बैंक एम्प्लॉयज।
एक हम लोग पेपर को लेते हैं कि कोरिलेशनल स्टडी है, ठीक है? स्टडी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एज़ कोरिलेट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग स्टूडेंट्स ऑफ हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी यानी 11-12 के स्टूडेंट्स के बीच में जो है हम लोग देख रहे हैं कि कैसा उन लोगों का रिलेशन है। एक वो पेपर हम लोग को दिखा, तो एक माइंड में हुआ कि चलो ये वाला पेपर हम लोग देख सकते हैं। किसका पेपर है? आशीष बोरकर नाम के वैज्ञानिक का। अब रिसर्च में क्या करते हैं कि सेकंड नेम पहले लिखते हैं और फर्स्ट नेम बाद में लिखते हैं। सेकंड नेम लिख के कॉमा देते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर फर्स्ट नेम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, जो तीसरा नंबर पेपर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? स्ट्रेस ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एज़ कोरिलेट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में बोरकर आशीष नाम का व्यक्ति है। तो इसका नाम क्या है? आशीष बोरकर है, बोरकर आशीष नहीं है, ठीक है? जॉब स्ट्रेस की बात है, ठीक है? मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी जॉब स्ट्रेस पे है। सब जॉब जॉब पे बहुत ज्यादा है। हाँ, चॉइस ऑफ स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक्स, ये भी हमारे टॉपिक के ज्यादा नजदीक है। स्टडी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन परसीव्ड स्ट्रेस एंड चॉइस ऑफ स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस में, तो ये जो है क्या है, नूपुर सुरती नाम के व्यक्ति का रिसर्चर का पेपर है। तो इनका पेपर चलिए 21 जून 2024 को अपडेट हुआ है। ये वाला क्या है? 29 जुलाई 2022 को है। तो ये लेटेस्ट है, तो इसको हम लोग खोल के देखते हैं। 21 जून को जब पब्लिश हुआ है, तो इसके पहले का रिव्यू इन्होंने किया ही होगा। तो सबसे जो पहला वो टॉपिक क्या था कि हमने फाइंड कर लिया रिसर्च पेपर को, ठीक है? खोज लिया। प्लीज यूज दिस लिंक फॉर साइटेशन। देखिए, अब दूसरा जो स्टेप है, वो दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि हमें फाइंड करने के बाद रीड करना है पेपर को, ठीक है? तो फाइंड करने के बाद जब रीड करना है पेपर को, तो आइए हम लोग अब क्या करते हैं, सेकंड स्टेप को रीड करके जरा देखते हैं कैसे रीड करना है, क्या करना है। ये तो बहुत कॉमन सी बात है इसमें। पहले पेपर मिल जाए बिना पेमेंट के। कई बार ये होता है ना कि अनपेड पेपर नहीं होता है, नहीं, बट इसमें है, सारा अनपेड है। चैप्टर वाइज पूरा का पूरा थीसिस है इसमें। रिसर्च पेपर नहीं है, ये थीसिस लग रहा है हमको। ये एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं तब। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो है ना, उसका पूरा सारांश आप समझ लीजिए कि क्या कुछ है, ठीक है? तो थीसिस पढ़ने से बचना है। थीसिस क्या होता है? एक पुस्तक की तरह मोटा होता है पूरा ना, उसको पढ़ने से बचना है। रिसर्च पेपर क्या होता है कि वो 4 पेज 5 पेज, बहुत तो 10 पेज का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। वो एक स्टडी होगा। तो हम लोग को स्टडी देखना है, हम लोग को थीसिस नहीं देखना है। ये जो इनका है, ये पीएचडी थीसिस है, ये पूरा का पूरा वर्क है। बाकी क्या निकल गया? हम्म पहले स्टार्टिंग में इन्होंने एक पैराग्राफ जो दिया है एब्स्ट्रैक्ट, एकदम छोटा सा, कि क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये जो है बहुत इतने शॉर्ट में बताया है इसको, क्रिस्प शब्दों में। आप यहाँ से पहले पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में क्या होता है, सेवरल स्टडीज हैव बीन कंडक्टेड। अच्छा, ये तो है ही नहीं ऐसा। तो रिसर्च, अगर पीएचडी में आप ऐसा एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये तो 10 में से एक भी बहुत हो जाता है। शोध गंगा में थीसिस ज्यादा मिलते हैं, रिसर्च पेपर कम मिल रहे हैं। पहला वाला देखते हैं क्या है, रिसर्च पेपर है या थीसिस है। कुछ इसमें ना ये सेग्रीगेट करने का फंक्शन अगर हो कि थीसिस ना हो रिसर्च पेपर हो, यहाँ पे है कहीं नहीं? ऑल ऑफ शोध गंगा में
केवल यूनिवर्सिटी वाइज है। हमने आशीष बोरकर का देखा था, इसको खोल कर देखते हैं क्या है। यहाँ भी गाइड का नाम, ये भी वही है। चलिए स्रोतगंगा को गोली मारते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है इसमें। आते हैं गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर क्या है? जैसे गूगल में हम लोग चीजें सर्च करते हैं, स्कॉलर में जो रिसर्च से रिलेटेड चीजें सर्च होती है। आपको भी अगर किसी विषय के बारे में सटीक जानकारी चाहिए, एकदम रिसर्च वाली जानकारी चाहिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल स्कॉलर पे जाके वो टॉपिक सर्च कीजिए और उस पे जो रिसर्च पेपर्स मिलते हैं वो पढ़िए। जैसे यहाँ पे हम पहले सर्च किए थे रोल ऑफ बीटा वेव्स इन लर्निंग। जो बीटा वेव्स हैं हमारे दिमाग में होते हैं, पैदा होते हैं, उसका क्या रोल होता है लर्निंग में, आइए उसी को देखते हैं। बहुत सारे पीडीएफ आ गए। ये भी पेड वाला है। ये खुल गया पीडीएफ। हाँ देखिए ये एक जो है पीडीएफ खुल गया। अब ऊपर देखिए जर्नल का नाम लिखा होता है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो ऊपर जब इस जर्नल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये कहाँ पे पब्लिश हुआ था, कब पब्लिश हुआ था। ये राइटर का नाम देखिए और ऊपर ये चीज देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। एब्स्ट्रैक्ट में जो है शॉर्ट में क्या होता है इसको यहाँ पे बता दिया गया, क्योंकि एनालिसिस ऑफ ब्रेन वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। जो मस्तिष्क में हमारे तरंगे, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो पैदा होती है, ठीक है, उसका मापन कर किया है और बताया है कि किस किस फ्रीक्वेंसी के जो तरंगे होती है वो कैसे क्या होती है। तो इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, ये कब का पेपर है, 2018 में पब्लिश हुआ है। ऐसा लग रहा है कि रशिया या यूक्रेन के कहीं के लोग हैं नाम से, उस साइड के। इसके बारे में देखिए कितने अच्छे से इसमें जानकारी दी हुई है, इस विषय के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी बैंड में बताया गया, अल्फा वेव क्या होता है, बीटा डेल्टा क्या होता है, गामा क्या होता है, थीटा क्या होता है ना। सारे वेव्स इसमें बताए गए हैं। और यहाँ पे अंतिम में कंक्लूजन बताया गया है, ठीक है। इस कंक्लूजन में क्या बताया है कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ईजी जो है उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो ब्रेन वेव पे अगर हमारा टॉपिक होता है रिसर्च करने का, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे नहीं होकर के, तो एक पेपर को हमने पढ़ के देखा कि क्या है, कितना छोटा है, 6 पेज का है पेपर बस। ये तो एक सरल पेपर का एग्जांपल है, कुछ पेपर इससे थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इसको पढ़ के हमने जाना कि जो है कि ब्रेन वेव को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो इससे हमको ये जानकारी मिली। अब हम जब अपना पेपर लिखेंगे, पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है कि सबसे पहले फाइंडिंग द टॉपिक, तो टॉपिक फाइंड कर लिया, दूसरा रिसर्च रिव्यू कर लिया, तो हम जो पेपर लिखेंगे उसमें क्या कहेंगे, बताएंगे यहाँ से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि इस पेपर से जो है ये इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो हम अपना एब्स्ट्रैक्ट या जब पेपर लिखेंगे तो वो लिख देंगे, और पेपर के लास्ट में रेफरेंस होता है कि कहाँ कहाँ से हमें क्या जानकारी मिली है। देखिए है ना लास्ट सेक्शन में रेफरेंसेस, एस एस मर्डेर एंड एम विंडल स्पेस ह्यूमन बायोलॉजी, किस जर्नल से लिया है, कब पब्लिश हुआ है। इसीलिए जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं तो आपको एक डायरी या कुछ वैसी रखनी पड़ती है कि जो जो आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, कि दिन में 10-10 आर्टिकल पढ़ेंगे और 30 दिन के बाद पता चलेगा कितना सारा आर्टिकल पढ़े, इतने सारे स्टडी को हमने पढ़ा, 300-400 लगभग पेपर्स को पढ़ लिया।
तो क्या हो जाएगा उसके बाद कि कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस पेपर में क्या पढ़ा था, किसका नाम क्या था, क्या राइटर था। तो इसीलिए वो लिख करके रखना ज़रूरी है। इसके लिए जो है ना कुछ टूल्स भी आते हैं, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट होता है, वो उन टूल्स का नाम आपको हम लिखवा देंगे, साइटेशन मैनेजमेंट के जो टूल्स होता है रिसर्च में, क्योंकि आईसीटी इन एजुकेशन भी एक चैप्टर है हम लोगों का, जिसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिसर्च में कौन-कौन टूल और सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो एक बार उसका हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है? साइटेशन यानी रेफरेंस। देखिए इतना का नाम लिख लीजिए, ठीक है? ज़ोटेरो, मेंडली, रेफवर्क्स और ओवरलीफ, ये 4 एंड नोट का मत लिखिएगा, ठीक है? वो वेब बेस्ड है, वो सॉफ्टवेयर नहीं है, वेबसाइट है वो। किस चीज को लिखना है सर? लिख लीजिए साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रिसर्च में प्रयोग होने वाले साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है? ये लिख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है में आता है नेट में। रिव्यू के साइटेशन मैनेजमेंट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइकोपाई और मैटलैब ये सब है, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस के लिए आर है, एसपीएसएस है। ये सब क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर अगर बनाए होंगे तो देखे होंगे। इसका बस नाम पता होना चाहिए, सुना सुना हुआ नाम रहेगा, लिखा हुआ रहेगा तो आप वहाँ टिक लगा दीजिएगा। पूछेगा इनमें से कौन नहीं है, आजकल तो वैसे ही पूछता है, कौन है ऐसा तो पूछता नहीं है। लिख लिया हो तो बताइएगा फिर, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर का यूज करने से क्या होता है कि आप जब जहाँ पे जो इसको क्या कीजिए कि आप रिसर्च पेपर ऐसे मान लीजिए कि 300 रिसर्च पेपर एक टॉपिक पे हमने डाउनलोड किया, 300 मान के चल रहे हैं, 300 इतना कोई करता नहीं है, ठीक है ना? 40-50 बहुत हो गया, तो उतना को हम पेपर को डाउनलोड करके रखें, ठीक है? अब उस पेपर को क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर पे हम अपलोड कर देंगे, सारे पेपर्स को इस सॉफ्टवेयर में डाल देंगे। और उसके बाद जो है जहाँ पे जैसे गूगल डॉक्स में हम लोग बनाते हैं ना, उससे इस सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर देंगे, उसका ऑप्शन आता है ज़ोटेरो से कनेक्ट करने का। मेरे कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर है, गूगल डॉक्स पे से कनेक्ट किया हुआ। तो उसपे क्या होगा कि जैसे ज़ोटेरो का एग्ज़ाम्पल लिए, तो ज़ोटेरो को हमने या तो वो पेपर अपलोड करके दे दिया, डाउनलोड किया हुआ, नहीं, तो उस पेपर का जो लिंक है, उस पेपर का लिंक हम ज़ोटेरो पे डाल देते हैं कि इतने-इतने पेपर्स हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप कुछ भी चीज़ अगर लिखिएगा वहाँ पे, ठीक है? कि आप टाइप कर रहे हैं कि हमें इस पेपर से ये मिला, तो उसका जो नीचे में जो आप लोग अभी पेपर देखे ना, ये जस्ट अ मोमेंट, कैंसल डाउनलोड दिखाते हैं। अभी जो हम लोगों ने ये ब्रेन वेव वाला पेपर देखा, तो इसके नीचे जो रेफरेंस सेक्शन है, ये वाला जो रेफरेंस सेक्शन है इसके नीचे में, जहाँ पे किस-किस पेपर से इन्होंने जो पढ़ा होगा, इन्होंने भी तो रिसर्च रिव्यू किया होगा ना, लिटरेचर रिव्यू किया होगा। तो जहाँ-जहाँ से जो-जो चीज़ें इनको मिली होगी, उनका मेंशन करना ज़रूरी होता है रेफरेंस सेक्शन में। तो ये क्या होता है कि रेफरेंस जो है अपने आप बनता जाता है। जैसे-जैसे आप वहाँ पे लिखते जाइएगा, सारा पेपर का डेटा उसको उपलब्ध करा दीजिएगा। जैसे किसी पेपर से देख का कुछ इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे टाइप किया, तो नीचे में वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, अपने आप रेफरेंस ऐड कर देता है। तो ये हेडेक जो है आपका बचा देता है, वो कि जो है ना कहाँ से क्या उठाया, उसको एकदम बारीकी से एक जगह रेफरेंस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप पेन पेपर मोड का इस्तेमाल जब करते होंगे, जब कंप्यूटर नहीं होता होगा,
तो रेफरेंस का फाइल एक अलग बनता होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक अलग फाइल बनता होगा। जैसे जैसे आप पेपर लिख रहे होते हैं वैसे वैसे वहाँ पे रेफरेंस की लिस्टिंग कर रहे होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से जो है आप पेपर को दे करके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब ये तो सर आप इंग्लिश में बता दिए, हम लोग हिंदी में कैसे करेंगे? आते हैं वापस, एक बार हिंदी पे देख लीजिए। देखते हैं, कलम से हिंदी लिखने का प्रयास करते हैं, क्या ये पकड़ता है? नहीं ले रहा है। लिया तो तनाव तनाव प्रबंधन एवं इमोशनल इंटेलिजेंस को सामवेगिक बुद्धि ही कहते हैं ना? जी सर। हम्म, इन लोग का डिक्शनरी जो है ना एकदम बुड़बक बच्चा की तरह होता है, जो खुद पता नहीं है सही तो अपने से क्यों करेक्ट कर रहे हो। तनाव प्रबंधन एवं सामवेगिक बुद्धि डिड नॉट मैच एनी आर्टिकल्स। नहीं आया, खाली तनाव प्रबंधन पे करें तो तनाव प्रबंधन पे ही करते। स्ट्रेस मैनेजमेंट सारा का सारा इंग्लिश में ही आ रहा है। हम्म, इसका मतलब गूगल स्कॉलर जो है ये आपका इंग्लिश के लिए ही है। अच्छा, शोध गंगा के अलावा और क्या क्या है अल्टरनेटिव्स, आइए उसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। शोध गंगोत्री करके भी एक हम देखे हैं। पीएचडी थीसिस नहीं, शोध गंगा पीएचडी थीसिस के लिए स्लाइड शेयर और ये हुआ। हिंदी में एक्चुअली में बहुत दिक्कत है। शोध गंगोत्री नहीं है, वो प्रोग्राम है। शोध गंगोत्री सर्च करते हैं एक बार, तब ना इतना परेशान रहता है हिंदी में पीएचडी जो करता है आदमी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं तो। चलिए, सर्च सिनॉप्सिस इन शोध गंगोत्री, इसमें भी देखते हैं सर्च करके। हाँ, नहीं लेगा हिंदी। जल्दी नहीं मिलता है सर। हम्म, मुझे तनाव तो यहाँ बाल साहित्य का उद्भव और विकास दे दिया है। वाकई में बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई तब तो हिंदी में। एक तो पढ़ने में दिक्कत है, जैसे जैसे आप ऊपर पढ़ते जाइए फिर रिसर्च में इतना ज्यादा दिक्कत है। तो
में जहाँ समस्या है, जहाँ आपदा है वहीं अवसर है। साइट भी बहुत लेट से खुल रही है। होम पे जाते हैं, सर्च एंड ब्राउज यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट, ये तो पूरा का पूरा वही वाला है आपका, टोटल थीसिस का हिसाब है। चलिए वापस क्लासरूम पे हम लोग जाते हैं, फिर यही देख लेते हैं। जब करने की बारी आएगी तब करके परेशान हुआ जाएगा। फिलहाल थ्योरी समझ लेते हैं और क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने पेपर को फाइंड किया, ठीक है, तो जब फाइंड किया तो एक पेपर तो मिलेगा नहीं, कई सारे पेपर्स मिलेंगे, 1 2 3 एक्स जितना भी नंबर है, सबको रीड करेंगे। रीड करने के बाद एक समरी बनाएंगे, सबको समराइज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करना है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें जो है हमें पूछनी होती है जब हम लोग रिसर्च का ये काम कर रहे होते हैं, तो किन क्वेश्चंस को आप आस्क करेंगे? क्या मेरे शोध प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है? एक चीज ये है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि जैसे कि हिंदी माध्यम में शोध तभी करते हैं, पहली बार करते हैं शायद, ज्यादातर तभी करते हैं जब हमें पीएचडी करना होता है, पूरा सर का एक पूरा मिनट के लिए बैक कीजिएगा तो। हाँ, बस बस हो गया, कर दीजिए सर। पूरा का पूरा जैसे मान लीजिए कि जो थीसिस है हम लोगों का, ठीक है, वो बनाना है, जब रिसर्च करना है, जब प्रॉपर पीएचडी करना है, तभी हम लोग शोध कर रहे हैं। अदरवाइज हम लोग स्टडी नहीं कर रहे। एक पूरा ग्रंथ जो पूरा थीसिस का कंसेप्ट है वो डाला जाता है, रिसर्च पेपर नहीं। तो अब ये चीज जो दिख रहा है, तो इसके हिसाब से ही अब हमको समझ में आ रहा है कि क्यों शायद जहाँ पर भी हम लोगों के यहाँ हिंदी माध्यम में पढ़ाई होती है, वहाँ प्रोजेक्ट, स्टडी, इंटर्नशिप, रिसर्च पेपर, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। क्योंकि आप अगर सिलेबस का हिस्सा बना भी देते हैं तो बच्चे करेंगे कहाँ से, संसाधन ही उपलब्ध नहीं हो जाएगा उनको। एक बार हम किसी टीचर से पूछे थे कि पीएचडी करने के लिए व्यक्ति में सबसे बड़ा गुण क्या होना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या ऐसी जो है चीजें होनी चाहिए जो सबसे जरूरी है। तो जवाब आया था जिगरा। तो हम बहुत शौक रह गए थे ये सुन करके कि ये कैसा जवाब है, इसका तो बौद्धिक लेन देन, मतलब बौद्धिक गुणों से कोई लेना देना ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि कमांडो वाला काम करना है, जाकर के जिगरा चाहिए, है ना। बालू घाट का ठेकेदारी उठा रहे हैं, जिगरा चाहिए। तो इस तरीके का लग रहा है सुन करके, तो फिर हमको समझ में नहीं आया। अब शायद समय के साथ समझ में आया, एक छोटा सा डेमो देख करके लग रहा है कि वाकई में दिल मजबूत होना चाहिए। चलिए दूसरी चीज को हम लोग देख रहे हैं, इट कैन हेल्प यू evaluate the interestingness of a research question। क्या ये शोध पत्र, रिसर्च पेपर, ठीक है, कौन जो शोध पत्र आपने डाउनलोड किया, ठीक है, वो इस क्षेत्र में मेरी रुचि बढ़ाएंगे? ठीक है, एक वो चीज हो गया। तीसरा, क्या इनसे मेरे शोध को
दिशा मिलेगी। अब इसको हम लोग क्या ना क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे कि क्या होता है कि अगर किसी चीज को डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाए तो एकदम डायरेक्ट होता है, घुमाने फिराने का स्कोप नहीं बचता है। डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में हमारा मस्तिष्क भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में चीजों को बड़ी तेजी और बड़ी सहजता और सरलता के साथ समझता है। अदरवाइज अगर आप इसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं सर, तो इसको कैसे समझा जा सकता है कि क्या-क्या फायदे होते हैं या फिर क्या-क्या उद्देश्य हैं, ठीक है? रिसर्च का रिव्यू करने से एक तो पहले ये चीज़ है कि उद्देश्य में आपको ये पता चलता है कि आपका जो प्रश्न है वो वाक़ई में सिर्फ़ आपका निजी प्रश्न है या रिसर्च की दुनिया का प्रश्न है। अगर जवाब दिया जा चुका है तो वो आपका निजी प्रश्न है, रिसर्च की दुनिया में अब वो प्रश्न बचा ही नहीं है। और अगर जवाब नहीं, ठीक है, कि जवाब जैसा कुछ नहीं है, जवाब नहीं दिया जा चुका है, तब वो वाक़ई में रिसर्च का एक प्रश्न है, शोध का एक प्रश्न है। ये जो आपने रिसर्च पेपर्स लिया, वो इस फ़ील्ड के रिसर्च में आपका इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं क्या? ये चीज़ है। अगर इसको आप गुण, ठीक है, रिसर्च का जो रिव्यू करते हैं हम लोग, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, अगर इसके गुणों की बात करें, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो इसको जनरल सेंटेंस में स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखा जा सकता है कि क्या फ़ायदा होगा अगर ये बताया जाए, क्वेश्चन ये आए कि लिटरेचर रिव्यू से क्या-क्या चीज़ें होती है ना? क्या-क्या लाभ हैं लिटरेचर रिव्यू से या फिर लिटरेचर रिव्यू के गुण बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन आता है आपको कि साहित्य समीक्षा क्यों की जाती है, गुण बताइए। तो वैसे में आप लिख सकेंगे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि क्या उत्तर हमारा जो प्रश्न है इस पे काम हो चुका है। दूसरा चीज़ कि जब हम लोग दूसरे पॉइंट में ये लिखेंगे कि जब शोध पत्र को हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी उस फ़ील्ड में रुचि बढ़ती है, जानकारी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, इससे शोध को दिशा निर्देश मिलता है, ठीक है? तो ये क्या है, जब हम लोग पढ़े थे रिसर्च मेथड के स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था ऑपरेशनल डेफिनिशन, ठीक है? तो एक स्टेप होता है ऑपरेशनलाइज़ेशन कि जब हमें काम करना होता है, जैसे हमने बताया कि कमांडो को जो जैसे जो भी सैनिक है या फौजी है, जब परेड कराते हैं तो उसको सीधे बोलते हैं, आगे बढ़ेगा दाहिने मुड़, ठीक है? उसको क्लियर कट बोला जाता है कि दाहिने मुड़ो, ठीक है? ये नहीं बोलता है कि एक काम करना, पहले आगे बढ़ना, आगे बढ़ने की तैयारी में तुम दाहिने मुड़ना, मतलब पहले दाहिने मुड़ जाओ, फिर आगे चलना। इस तरीके से बोल के फौजी से काम नहीं करवाया जाता है। तो ऑपरेशनलाइज़ेशन का अर्थ है, आप चीज़ों को इस तरीके से जो है ना लिखिए कि उसको देख के या उसको पढ़ के आदमी डायरेक्ट कट टू कट प्रोसेस कर पाए। जैसे आप लोग पाक कला की किताबें अगर पढ़े होंगे, यानी जिसमें पकवान बनाने का ज़िक्र रहता है, कुछ भी बनाने का कि ये सब्ज़ी, ये चीज़ कैसे बनाना है, तो उसमें जो है कैसे लिखा होता है, 4 छोटा प्याज लेते हैं, 1 बड़ी चम्मच दालचीनी, कढ़ाई में मध्यम आँच पर उसको डालते हैं। सब कुछ क्या लिखा है? कमांड के वे में लिखा है, कट टू कट कि आप उसको पढ़िए और उसको एग्ज़ीक्यूट कीजिए। तो ऑपरेशनलाइज़ेशन का ये एक अंग होता है, ठीक है? उसका ये एक पार्ट होता है कि आप जो भाषा है, उसको वो उस तरीके से लिखेंगे, जिसको एग्ज़ीक्यूट किया जा सकेगा, ठीक है? तो जब हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, तो वैसे ही साफ-सुथरी कट टू कट भाषा का यूज़ करेंगे, ठीक है? लेकिन जब हम लोग को अपना वर्क करना होगा, रिसर्च रिव्यू लिटरेचर का वर्क करना होगा, जब हम लोग के पास एक पूरा पहाड़ होगा रिसर्च पेपर का, हम लोग थ्योरी वाइज़ में इसको देख रहे हैं। अब प्रैक्टिकल में होता है कि नहीं होता है, लैंग्वेज का इश्यू है, ये वो आ रहा है, वो अलग चीज़ है। पर रियल लाइफ़ प्रैक्टिकल जो है उसको छोड़ के एक बार थ्योरेटिकल सिचुएशन की हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके सामने पहाड़ है रिसर्च पेपर्स का, बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं। अब सब में से सबको ढूँढना है, तो आप प्रश्न के माध्यम से आसानी से ढूँढ सकते हैं, ठीक है? क्या इससे मेरे शोध को दिशा मिलेगी? हाँ, मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो क्या होगा? उसको फ़िल्टर आउट कर देंगे, हटो ये पेपर जो है, ये पेपर इस काम में नहीं आएगा। फ़िल्टर आउट करने का मतलब जो हमारे जो यहाँ पे हमने 3 लक्ष्य लिखे हैं, ठीक है? चलिए चौथा भी लिख लेते हैं। मेरा शोध कैसे इस फ़ील्ड में वैल्यू ऐड करेगा?
हम यानी हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या नयापन होगा, उस नयापन को देखने के लिए आपको गैप को जो आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे पता चलेगा। तो इस तरीके से जो है ना ये कुछ क्वेश्चंस को पूछ करके आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो है कट टू कट जो है पेपर्स को फिल्टर कर सकते हैं। अब जैसे हमें 10 पेपर्स मिले, 10 में से 2 पेपर्स ऐसे हैं जो कि शोध को दिशा देंगे, बाकी शोध को दिशा हमारे शोध के दिशा नहीं दे सकते हैं। मतलब एक मोटा-मोटा वो कर सकते हैं, मेथड कैसे डिजाइन करेंगे, उन्होंने कैसे डाटा कलेक्ट किया, कौन-सा स्केल यूज़ किया, इसको देख के समझ में आया अच्छा ये कोई स्केल यूज़ किया। क्यों स्केल किया? क्योंकि ऐसा-ऐसा सिचुएशन था, ये प्रॉब्लम था। तो इससे हमें एक आइडिया मिला कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमें जानकारी मिली, तो इससे क्या हुआ हमारे शोध को दिशा निर्देश मिला। तो मान लीजिए कि 10 में से 2 पेपर से हमें दिशा निर्देश मिला, तो उन 2 पेपर्स को हम लोग क्या करेंगे अलग कर लेंगे और उसके दिशा निर्देश वाले पार्ट को जो है हम लोग उससे वो सीख के फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी जो 8 पेपर्स हमारे निकले, क्या वो बेकार हो गए? नहीं, वो बेकार नहीं हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिशा निर्देश नहीं दे रहे। बाकी ये हो सकता है कि वो आपकी रुचि बढ़ाने के काम में आए या फिर आपके शोध प्रश्न का उत्तर उसमें पहले दे दिया गया हो, मेथड दूसरा हो, सिचुएशन थोड़ा अलग हो। क्योंकि सेम टू सेम एग्ज़ैक्ट जो है ना रिसर्च पेपर नहीं मिलता है। कई बार मिल गया तो समझिए कि फिर आप का क्या बोले कि बहुत किस्मत खराब है एकदम, एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम रिसर्च पेपर मिल गया आपका, तो अब तो टॉपिक पूरा ही बदलना पड़ जाएगा। और नहीं मिल रहा है एग्ज़ैक्ट सेम टू सेम तो अच्छी बात है कि आप 10 पेपर को पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जो है ना गैप आपको लगभग-लगभग दिख ही जाएगा, तो आप अपने रुचि के टॉपिक के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद है वैल्यू एडिशन वाली चीज़, तो अगर गुणों की बात करें, ठीक है? इसको क्वेश्चन से कन्वर्ट करके स्टेटमेंट में बात करते हैं हम लोग, तो रिसर्च रिव्यू के क्या गुण हैं? उसमें ये भी लिख सकते हैं कि जो है रिसर्च जो हम लोग रिव्यू करते हैं तो इससे गैप का पता चलता है और फिर ये बात भी पता चलती है कि उस गैप में जो हम काम करेंगे यानी कि जो चीज़ गैप का मतलब क्या है? एब्सेंट एक कंटिन्यूटी है रिसर्च में, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर एक जगह पे गैप दिख रहा है। अरे! कड़ियाँ जुड़ तो रही है बट कहीं-कहीं पे टूटी हुई भी है। तो हमें क्या करना है, जो नॉलेज की कड़ियाँ जो है एक-दूसरे से जुड़ती हैं, उसमें जहाँ पे गैप है, जहाँ पे कड़ी नहीं जुड़ रहा है, उसको जोड़ने का हम लोग को प्रयास करना है, ठीक है? अपना रिसर्च इसी गैप में फिट होगा। इसीलिए इसको रिसर्च गैप कहते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पीएचडी के वाइवास में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप लोगों ने बहुत सारे पीएचडी के वाइवा देखे होंगे। तो हम जितने वाइवा देखे हैं पीएचडी के लगभग सब में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? और जितने लोग वाइवा दे रहे थे, उसमें वाइवा देने के पहले बहुत सारे लोग नर्वस थे, ठीक है? कुछ एक को तो इतना नर्वस हम देखे कि वो बेहोश भी हो गए थे वाइवा में। जबकि वाइवा में खुद ही वाइवा में आपको तो कुछ पूछा ही नहीं जाता है, हमको ऐसा लगता है कि ऐसा हमको लगा जितने भी पीएचडी के वाइवा देखे, कि दुलार करने के लिए बुलाया है, पूछने के लिए नहीं बुलाया है। तो टोटली वैसा ही सीन था। ये पूछा जाता है कि ये जो आपका फ़ील्ड है, ये जो आपका शोध है, रिसर्च पेपर है, ये कैसे वैल्यू ऐड करेगा, ठीक है? और ये सिर्फ़ वाइवा में ही नहीं, जहाँ भी आप रिसर्च पेपर भी आप अपना लेकर के जाइएगा, किसी भी अच्छे जगह पे इंटरव्यू देने के लिए, किसी अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन लेने जाइएगा मान लीजिए, क्लिनिकल में आप एमफ़िल करते थे पहले, अब तो एमएससी होता है क्लिनिकल में। तो कुछ भी चीज़ आप करते हैं, तो वहाँ पे आपके रिसर्च पेपर के बारे में यही सब क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, कि इसमें आपको किस-किस पेपर से आपको दिशा मिली, ठीक है? क्योंकि सामने जो इंटरव्यूअर बैठा होगा, उसका तो काम ही इंटरव्यू लेने का है ना? 10 लोगों के वर्क को ओवरसी करने का है, तो उनके पास जो नॉलेज का एक्सेस है, उनको जेवा पे पता होता है कि किस-किस फ़ील्ड में किस-किस लोगों ने रिसर्च पेपर वो चीज़ किया है, तो आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको सिर्फ़ एक फ़ील्ड के रिसर्च पेपर का पता है, उसको 50 फ़ील्ड के रिसर्च पेपर का पता है, जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो ऐसे में क्या है कि आपको अपना बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि मेरा जो पेपर है, उसका बेस वर्क कहाँ-कहाँ से है, किन लोगों ने जो है इंस्पायरेशन दी है मेरे इस पेपर के लिए। इस क्षेत्र में जो बड़े-बड़े पेपर्स हैं, जिन जो लैंडमार्क काम हुए हैं मेरे क्षेत्र में, वो कौन-कौन से हैं? ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उस वाइवा के लिए और उस चीज़ के लिए। अब जो है साइकोलॉजी में जो हम लोग करते हैं रिसर्च,
इसमें क्या है, रिसर्च पेपर और आर्टिकल, रिसर्च पेपर और आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, रिसर्च पेपर क्या होता है? जब हम रिसर्च करते हैं, सारे मेथड्स को अपनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा या फिर क्रॉस सेक्शनल रिसर्च होगा, जिस भी तरह का रिसर्च होगा, तो उसको जब हम लोग करके उस तरीके से पब्लिश करते हैं, वो हो गया रिसर्च पेपर। और आर्टिकल क्या हो गया, आर्टिकल एक लेख होता है, ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग लेख कहते हैं, जो कि जर्नल में निकलता है, समाचार पत्रों में निकलता है, मैगजीन्स में निकलता है। कुछ एक मैगजीन्स जो होते हैं, जैसे साइकोलॉजी टुडे एक मैगजीन है, ठीक है, जिस जो साइकोलॉजी की चीजों के बारे में निकलती है, तो उसमें जो लेख प्रकाशित हुआ, तो उन्हीं सब से हम लोग क्या करते हैं कि सारी जानकारियों को खोजते हैं। उसके बाद और क्या है, बुक्स, पुस्तकों को। और कहाँ से खोजते हैं, बिगिनिंग से, ठीक है, शुरुआत, जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है, यानी कि साइकोफिजिक्स वाला जो इरा था, वुंट वाला जो वो चीज है, वहां से लेकर के हम लोग खोजते हैं। तो आपको कितना करना होगा, लगभग समझिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जब से शुरू हुई है, 1879 है ना, तो उस समय से लेकर के 2024 तक के रिसर्च पेपर को खोजना होगा। तो लगेगा ज्यादा कुछ तो है नहीं, है ना, 1800 समथिंग से 2000, कुछ ऐसा तो नहीं, हजार हजार साल का पुराना रिसर्च पेपर खोज रहे हैं, कोई बात नहीं, खोज लेंगे। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, वो ना 5-6 लाख रिसर्च पेपर मिल जाएंगे उस टॉपिक पे आपको, उतने ही कम टाइम में। लगेगा कि हाँ 1800 से 2000 तक का ही तो खोजना है, 200-250 साल का है, क्या दिक्कत है। तो बट ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा पेपर्स मिल जाते हैं, तो उसी में से फिल्टर आउट करना होता है, और इसी कारण से ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए रिसर्च के जब प्रॉपर्टीज को आप पढ़ते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिसर्च जो है, शोध है, शोध क्या है और इसके क्या क्या गुण है, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि शोध ऐसी ऐसी प्रक्रिया है, तर्क और तथ्य पे है, एक्सपेरिमेंट पे है, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस क्यों है, समझ में आ रहा है? पहले तो क्वेश्चन खोजना, उसके बाद पेपर खोजना, फिर पहाड़ जितने जो है पेपर्स में से छांटना और देखना। इसने क्या किया, गूगल ने आपके लिए काम आसान कर दिया कि आप पूरे दुनिया भर की लाइब्रेरीज में घूम घूम करके, सब जगह जा जा करके जो है आप पेपर्स नहीं खोज रहे हैं। इसने क्या कर दिया, आपको पेपर्स का एक लिस्ट सामने में दे दिया। अब जब लिस्ट सामने में दे दिया, तो सार लिस्ट में से खोजते रहिए बैठ के अपना। उसने फिजिकल लेबर को कम कर दिया, पर मेंटल लेबर तो फिर भी वैसा ही है, वो तो करना ही पड़ेगा। इसमें और क्या क्या चीजें होती है, वेबसाइट्स होती है, ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे रिसर्च से रिलेटेड कंटेंट रहता है, वहां से आप सर्च करेंगे, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू इसको लिख देते हैं, सोर्सेज ऑफ। आप लोग कोई ब्लैक बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है या व्हाइट बोर्ड वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था स्क्रीन? ये भी सही है सर। यही रखे, ये आंख पे थोड़ा कम लगता है, हाँ सर। ठीक है। वेबसाइट्स है, अब वेबसाइट्स के अलावा और क्या सर है, लास्ट वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए तो। क्या लास्ट वाला? ये WE के बाद क्या लिखे हैं? वेबसाइट्स है, ठीक है, वेबसाइट, WEBSITES, ठीक है। उसके बाद जर्नल जो होते हैं, ठीक है, इन जर्नल्स को आप पढ़ सकते हैं। जर्नल का मतलब क्या होता है, अब ये बताइए कि एक जर्नल क्या होता है। डायरी सुने, डायरी, ठीक है, तो डायरी का ही दूसरा नाम जर्नल जो अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता है। कहते हैं कि जर्नलिंग योर थॉट्स, मतलब आप जो जो कर रहे हो उसको क्या करो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो जर्नल क्या होता है, जर्नल उसी तरीके से है कि आप जो जो काम कर रहे थे, पूरा कंप्लीट थीसिस है, उसमें सब कुछ आपने लिखा, कैसे कैसे क्या किया। तो जर्नल जो है ना, लगभग लगभग समझिए कि वैसा ही एक तरीके का मैगजीन है, जिसमें सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। तो दो अर्थ हो गया जर्नल का, एक अर्थ हो गया कि आपने जो जो कर आप जो जो काम करते गए रिसर्च में, आज हमने ये किया ये किया ये किया, उसको लिखते गए डायरी के रूप में। और दूसरा जो हो गया, जर्नल का अर्थ हो गया कि ऐसा मैगजीन जिसमें कि रिसर्च पेपर प्रकाशित होते हैं, ठीक है, ऐसी पुस्तिका।
जो महीने-महीने हो सकती है या फिर 15 दिन पे हो सकती है या फिर 3 महीने पे हो सकती है, ऐसी पब्लिकेशन। तो हम लोग जिस जर्नल की बात कर रहे हैं वो ऐसी पुस्तिकाओं की बात है, ठीक है? वो डायरी वाले जर्नल की बात नहीं कर रहे हैं। और जर्नल का ये क्या होता है कि ये पीरियोडिकल होता है, इसीलिए जर्नल का दूसरा नाम पीरियोडिकल भी है। पीरियोडिकल का क्या मतलब है? ये इसका एक सर्टेन पीरियड होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद, है ना? 1 महीने का पीरियड है तो हर महीने-महीने पे निकलेगा और 15 दिन का पीरियड है तो 15-15 दिन पे होगा। 3 महीने का अगर पीरियड है तो 3-3 महीने पे ये छपेगा। और इसमें आप जो अपना काम किए आर्टिकल है या रिसर्च पेपर है आप उसको भेजेंगे। फिर वो लोग पढ़ के देखेंगे कि हाँ, हमारे जर्नल के रेपुटेशन के लायक है कि नहीं। हर एक जर्नल का अपना रेपुटेशन है और अपना ये चीज़ है, मैकेनिज़्म है। वो लोगों के पास कमिटी होती है, उनके पास रिसर्च पेपर जाते हैं, वो लोग पढ़ते हैं, पढ़ के बताते हैं कि हाँ, क्या रिसर्च पेपर सही है या फिर जो है इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर गड़बड़ है, तो वापस जो है प्रकाशक क्या करते हैं कि जिन्होंने भेजा है उसको कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि देखिए यहाँ-यहाँ पे ऐसे-ऐसे ये चीज़ें हैं, सुधार करने का निर्देश मिला है कमिटी से। तो उसको वैसे सुधार किया जाता है, ठीक है? और सुधार करने के उपरांत जो है, पुनः आप उसको भेजेंगे प्रकाशक को, तो पुनः प्रकाशक कमिटी के पास भेजेगा, कमिटी इस बार देखेगी, फिर वो अगर ओके कर देगी तब प्रकाशक क्या करेगा कि उसको पब्लिश करेगा। अब वो जो कमिटी होती है, वो कमिटी डिसाइड करती है कि रिसर्च के जो मानदंड हैं, है ना? उन मानदंडों पर आपका पेपर खरा उतर रहा है कि नहीं। तो उस कमिटी में कौन लोग होंगे? स्टूडेंट तो हो नहीं सकते, बिज़नेसमैन तो हो नहीं सकते, प्रोफ़ेसर्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को गाइड किया होगा, बहुत सारे रिसर्चेज़ उन्होंने किए होंगे, करवाए होंगे। तो वैसे लोग जो होते हैं, उन जर्नल्स की कमिटी में होते हैं और उनके पास जाता है। अब इसी में एक चीज़ होता है कि एक ब्लाइंडिंग एक चीज़ कहते हैं, ठीक है? ब्लाइंडिंग, एथिकल प्रैक्टिस है। ये आप लोग जान लीजिए क्योंकि रिसर्च एथिक्स में आता है ये ब्लाइंडिंग। इसका मतलब ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। ये एक प्रोसेस है जिसका यूज होता है इस रिसर्च पब्लिकेशन के प्रोसेस में कि आपका जो रिसर्च पेपर आएगा, ठीक है? आपने भेजा प्रकाशक को, उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है, तो प्रकाशक क्या करेंगे कि उसमें से आपका नाम मिटा देंगे, ठीक है? क्यों मिटा देंगे? क्योंकि हो सकता है कि जिस कमिटी के पास वो भेज रहे हो, है ना? प्रकाशन के लिए, उस कमिटी में आपका कोई अपना आदमी हो या आप जो है ऐसे स्टूडेंट रहे हो जो कि सभी के प्रिय हो और आपने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में नाम कमा लिया अपने स्टूडेंटशिप के दौरान ही तो लगभग बहुत व्यक्ति आपको जानते हो। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आपका नाम पढ़ेंगे, अरे ये लड़का, इसका रिसर्च पेपर है, अच्छा, अरे इसका रिसर्च पेपर है तो क्या देखना है, अब इसका क्या देख पाएँगे हम, इसको तो इतना नॉलेज है कि हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, इसका हम क्या चेक करेंगे, चलो पास कर दो या फिर अरे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, इसको क्या परेशान करना, जल्दी से चलो इसका मतलब भलाई की नीयत से, कि जल्दी से चलो, इसका जो है ना काम हो जाए, यार डिले ना लगे, नहीं तो क्या होता है साल डेढ़ साल लग जाता है, आपको पूरा रिसर्च करके छपने के लिए भेजते हैं तो छपने में साल डेढ़ साल लग जाता है। जो जर्नल वगैरह होते हैं, इन सब में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक हैलो इफ़ेक्ट होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हैलो इफ़ेक्ट होता है, वो बायसेस में आता है कि क्या आप किसी को इतने पॉजिटिव वे में देखते हैं कि आपको उसका हर चीज़ पॉजिटिव ही लगता है। तो आप क्या करते हैं उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, जो आपको करना चाहिए था एज़ अ रिसर्चर। तो उससे क्या होगा कि रिसर्च की क्वालिटी प्रभावित हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए ना पब्लिशर्स ब्लाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका नाम मिटा देंगे, सारे रिव्यूअर्स के पास भेज देंगे, वो लोग रिव्यू करके जो है आपके पास पेपर प्रकाशक को देंगे, फिर प्रकाशक आपको दे देगा। तो इस प्रोसेस में आपको पता नहीं चलेगा कि कमिटी के किन-किन लोगों के पास जो है या किस व्यक्ति 1 व्यक्ति के पास भेजेगा या 2 व्यक्ति के पास, तो कहाँ मेरा पेपर गया है। अब इसी में डबल ब्लाइंडिंग भी होता है। डबल ब्लाइंडिंग में क्या होता है कि रैंडमाइज़ करके किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है प्रकाशक, प्रकाशक दे देते हैं। मतलब ना तो स्टूडेंट को पता है किसके पास गया, ना उसको पता है कि किस स्टूडेंट का है और प्रकाशक को भी नहीं पता है, ठीक है? रैंडमाइज़ करके जो है वो लोग कर देते हैं डबल ब्लाइंडिंग, किसी एक व्यक्ति को दे दिए, ठीक है? 5 आदमी है, 1, 2, 3, 4, 5 जो है, ऐसे रैंडम करके किसी को दे दिए, इस तरीके से। मतलब इस प्रक्रिया को और ज़्यादा इससे एरर एलिमिनेट करने के चांसेस को खत्म करते हैं वो लोग, ठीक है? तो ये एक चीज़ थी जो आपको जानना था इसमें।
अब जो होते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स इन जर्नल, ठीक है, कितने तरह के आर्टिकल होते हैं, टाइप ऑफ आर्टिकल। मुख्यतः मेनली जो होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, मेनली ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा टाइप होगा, कोई बता सकता है? हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है सर? सॉफ्ट कॉपी छूने में सॉफ्ट लगता है, और हार्ड कॉपी वो हार्ड लगता है। पत्थर पे जो है, स्लेट पे जो है ना, ऐसे छेनी मार मार करके लिखा होता है, तो वो हार्ड कॉपी हो गया। ऐसा नहीं है। सॉफ्ट कॉपी क्या है, आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, जो पीडीएफ फाइल जो होते हैं या डॉक फाइल होते हैं, उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और हार्ड कॉपी कहते हैं प्रिंटेड को। ठीक है, तो बस यही है। तो ये दो तरीके का होता है। तो ये क्या हो गया कि ये हो गया बेसिस ऑफ पब्लिकेशन के फॉर्म पे। अब इसके अलावा देखिए बेसिक्स ऑफ रिसर्च के फॉर्म पे, उस पे भी दो टाइप टाइप का होता है। इसका आधार क्या था कि किस तरह के से प्रकाशित किया जा रहा है, इस पे दो तरीके थे। अब किस तरीके का पेपर है, इस पे दो तरीके का होता है। एक एम्पेरिकल होता है। एम्पेरिकल रिसर्च का क्या मतलब होता है बताइए? शुरू शुरू में ही बताए थे। क्या कोई बताएगा? एम्पेरिकल रिसर्च का क्या अर्थ होता है? भूल गए क्या आप लोगों? सर इसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है ठीक है, और नॉलेज के बारे में बताया जाता है। नॉलेज के बारे में बताया जाता है। बिलीफ के मेन बारे चीज में क्या भी है आप कि, इसमें बताए थे। क्या चीज? बिलीव। नहीं नहीं, बिलीफ नहीं, मेन आपका वही फर्स्ट वाला आंसर सही है। ठीक है, कि ये क्या है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी कैसा, साइंटिफिक एक्सपीरियंस और डेटा कलेक्शन। जब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना? जी। तो एम्पेरिकल रिसर्च यानी कि बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। इस इसी को कहने का दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन डेटा कलेक्शन। तो एम्पेरिकल रिसर्च किस पे बेस्ड होगा, डेटा पे बेस्ड होगा। जब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन है डेटा को कलेक्ट करना। अब ये डेटा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव तरीके से करेंगे तो ठीक है, क्वालिटेटिव तरीके से ही करना है। क्वांटिटेटिव करना है तो क्वांटिटेटिव तरीके से ही करना है। या फिर क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में बदलने का प्रयास करेंगे। हम क्वालिटी को नंबर असाइन करेंगे, उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, कोई क्वेश्चनर बनाएंगे, कोई टूल बनाएंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। दो तरीके की चीजें होती है, एक रिव्यू आर्टिकल होता है और एक एम्पेरिकल रिसर्च होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप में भाषाई योग्यता है, ठीक है, या वो चीज है, जैसे शोध गंगा पे थीसिस मिला हम लोगों को, तो थीसिस में अंतिम में कंक्लूजन तो होगा ही। पूरा का पूरा थीसिस तो नहीं पढ़ेंगे 300 पेज का। अंतिम में कंक्लूजन का पीडीएफ होगा। हम लोग क्या करेंगे कि थीसिस का नाम लिख लेंगे, कंक्लूजन का पीडीएफ निकाल लेंगे, या उसको फोल्डर बना बना के अच्छे से रखेंगे। आप तो जब आप मोबाइल से डाउनलोड करेंगे ये वो, तो आपको फाइल मैनेजमेंट मोबाइल में ये सब भी जरा थोड़ा ढंग से आना चाहिए, है ना? एक फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर कैसे फोल्डर बनाए, कहाँ कॉपी पेस्ट करके रखा, उसको रीनेम करके रखा, फिर उन सारे फाइल्स को एक जगह सरिया के रखा, और फोन को जो है बहुत सहेज करके रखा, फोन या लैपटॉप को इस तरीके से कि वो आपके जीवन के लिए बहुत इंस्ट्रूमेंट है, बहुत काम का टूल है। बच्चा उच्चा को फोन देना बंद कर दिया, फोन पटकना बंद कर दिया, कहीं अननोन जगह पे या कहीं पे घूम रहा है आदमी, फोन रखना बंद कर दिया। खुद नूनू बाबू की तरह अपना डिवाइस को आप रख रहे हैं। वही चीज होता है। जब जैसे मेरा लैपटॉप है, जब से इन चीजों के लिए काम में आने लगा है, उसके बाद लैपटॉप हम किसी को देना बंद कर दिए हैं, दूसरा काम करना बंद कर दिए। सॉफ्टवेयर कोई बोलता है इंस्टॉल करने, नहीं भैया, फॉर्म वॉर्म भरना है, हमसे नहीं हो पाएगा, कैफे में जाके भरवा लो, पैसा नहीं है ले लो हमसे। तो इस तरह की चीजें क्या होती है कि जब आपके लिए वो एक कोई चीज में परिवर्तित हो जाता है एक रिसर्च स्टेशन या टूल के रूप में, तब आप उसमें
कोई भी मजाक नहीं तो करना चाहते फॉर्म हैं। भरने में क्या इशू है सर इससे? फॉर्म भरने में इशू यही है कि फॉर्म जैसे भरेंगे, अब मेरे पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, आप हमसे फॉर्म भरा रहे हो, आप भर सकते हो अपना। हम ये एक एग्जांपल कि हम उस चीज के लिए काम पूरा कर रहे हैं, मेरे पास समय नहीं, आप कह रहे हो उनको फोन करके कि फॉर्म भर दो, तो ये तो कैफे से भी कराया जा सकता है ना ये काम, तो आप हमको क्यों एंगेज कर रहे हो? कहने का ये मतलब है कि अगर हम रिसर्च के प्रोसेस में हैं तो। बाकी आपके पास अगर फुर्सत है या ऐसे वैसे आप फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम अपना ही ये बताए कि हमको अगर कोई आदमी कह रहा है कि तुम्हारे पास लैपटॉप है तो भाई मेरा फॉर्म भर दो, तो यार तुम कैफे से करवा लो फॉर्म, है ना, हम नहीं करेंगे वो चीज। और क्या होता है कई बार जब आप रिसर्च के लिए, से एक लैपटॉप है, लैपटॉप में 50 फंक्शन हुआ, आप जब किसी भी देखेंगे कि प्रॉपर जो पीएचडी कर रहा होगा वो अपना एक लैपटॉप रखेगा और वो जल्दी किसी को छूने नहीं देगा ना, दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप उसको उस वे में कॉन्फ़िगर किए होते हैं कई बार, इतनी सारी चीजें उस वे में आपने डाली होती है, फाइल फोल्डर सब इस तरीके से होता है कि आप उसमें जैसे चीजें अगर जमा करते जाइएगा तो फिर आपको काम करने में दिक्कत होता है, क्योंकि रिसर्च में इतना डेटा जनरेट होता है और इतने फाइल्स और ये वो चीज होता है, सबका ट्रैक रखना होता है कि वो बिना प्रॉपर आप फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के आप उसको कर ही नहीं पाइएगा। और उसमें अगर आप कुछ अलग काम करने लगे, जैसे मान लीजिए कि 5 लोगों का हम फॉर्म भरे, ये हम प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो क्या होता है कि डाउनलोड फोल्डर में 10 गो फाइल है, उधर 10 गो फाइल है, उधर 10 गो फोल्डर है, इसका सिग्नेचर इस साइज का, उसका सिग्नेचर उस साइज का, आप सिग्नेचर को छोटा बड़ा करने के लिए फिर फाइल बनाया, पूरा का पूरा जो उस डिवाइस का, समझिए कि मान लीजिए कि आपका एक लैब है, ठीक है, कोई लैब आपने बनाया, कंप्यूटर को छोड़ करके सिंपल लाइफ में कोई लैब बनाया, केमिस्ट हैं आप, केमिस्ट्री लैब बनाया, और फिर आप सोच रहे हैं कि चलो यहीं पे थोड़ा देर के लिए 1 घंटा के लिए लोग आके संगीत भी सिखा दें, फिर उसमें ढोलक तबला भी रख गया, फिर थोड़ी सी जगह में आप सोचें कि थोड़ा देर मार्शल आर्ट भी कर लेते हैं, तो क्या वो लैब आपका लैब रहेगा काम करने योग्य कुछ टाइम के बाद? कहीं पे मार्शल आर्ट का वो पड़ा हुआ है, कहीं पे जिम का सामान पड़ा हुआ है। ये एक प्रोसेस होता है, इतना इंटेंसिव प्रोसेस होता है रिसर्च, ये आपको अपने डिवाइसेस और चीजों को सेग्रीगेट करना पड़ता है। ये हम अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये कब होगा आपके साथ, जब आप एम्पिरिकल रिसर्च में जाएंगे, क्योंकि एम्पिरिकल रिसर्च बहुत बड़ा रिसर्च होता है। यूजुअली आप इसको छोटे स्केल पे कर सकते हैं कोई स्टडी के रूप में प्रैक्टिस करने के लिए, पर जब प्रॉपर किसी रिसर्च को उठाएंगे ना तो एक बहुत बड़ा काम होगा, और उस बड़े काम को करने के लिए आपको उस वे में जाना होगा। तो दूसरा जो तरीका है, दूसरा क्या है, रिव्यू आर्टिकल, ये एक छोटा तरीका है, छोटा मगर इस तरीके, इन चीजों को करने से क्या होता है, इन चीजों को करने से हम लोग ना रिव्यू आर्टिकल का रिव्यू करने से उस प्रोसेस को धीरे धीरे समझ रहे होते हैं। हमको सबसे ज्यादा समस्या होती थी जब हम लिटरेचर रिव्यू और आर्टिकल रिव्यू ये सब करने जब लग गए, हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी इसी फाइल के मैनेजमेंट में, क्योंकि लैपटॉप है या टैबलेट है, जो भी फोन है, तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तब हमको समझ में आया कि नहीं, अलग अलग करना होगा। तब जाके हमने क्या किया कि एक अलग से ये जो टैबलेट आपको पढ़ा रहे हैं इस पे, इसको रखा और इस पे टोटल टोटल बस 2 ही काम रखा है। एक, ये प्रॉपर सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने के लिए ही है, इसमें और कुछ नहीं करते हैं। रिसर्च वाला काम अपना लैपटॉप पे करते हैं, बाकी जो काम है वो मोबाइल पे होगा बस। ये तीनों काम एक पे। हमको ऐसा लगा कि अगर हम करेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, मोबाइल पे अगर ये सब सारा चीज करेंगे तो हमसे मैनेज नहीं हो फिर आप पाया। रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए हैं? हाँ, पेपर वगैरह लिखते हैं हम, हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन उस पे कर रहे हैं। वही ब्रेन वेव वाला नहीं बताए थे, इजी वाला मशीन जो है, जी। तो वही, मतलब करना भी है, पढ़ना भी है, सीखना भी है, समझना भी है। पूरा दिन भर मेरा या तो उसमें जाता है या तो ऑफिस में जाता है। जब ऑफिस नहीं जाते हैं तो इसी में जाता है। एम्पेरिकल जो है ना, ये ऐसा शब्द है ना एम्पेरिकल, नेट का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कम से कम 10 बार तो जरूर इस शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा, एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च। इसको एकदम नहीं भूलना है, ठीक है? इसका नाम एम्पिरिकल क्यों रखा है हमको भी बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि कोई लेना देना है नहीं एम्पायर वर्ड से इसका, ठीक है? इसका ऑब्जर्वेशन है, इसको ऑब्जर्वेटरी रिसर्च रहता रखता नाम। यार इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल रिसर्च को हिंदी में, रुकिए खोज के बताते हैं हम। हम भी जब पढ़ते थे ना स्टार्टिंग में ग्रेजुएशन के डेज में, हमको भी लगता था कि क्या है एम्पिरिकल रिसर्च, मतलब ये इसका बहुत अजीब सा नाम है।
ये क्यों बोलते हैं? कुछ बहुत विशिष्ट सी चीज होगी, जब समझ में आया कि सिंपल सी बात है, शब्दों अजीब का सा केवल नाम है ये। सर, अनुभवजन्य अनुसंधान। पता नहीं, एकदम अजीब सा ही नाम है इसका हिंदी पे। ये क्या गूगल वाली हिंदी है क्या? जी। नहीं, किताब वाली हिंदी में देखना होगा। अनुभाविक अनुसंधान इसमें लिखा हुआ है, अनुभव पे आधारित। ये तो गूगल दे रहा है। किताब में इसको देखना होगा, एम्पिरिकल रिसर्च। ये मिलेगा, एक सेकंड रुकिए, आप लोग को एक बुक भेजे थे ग्रुप में ना, लेकिन उसमें केवल हिंदी में, उसमें पता नहीं चलेगा कि एम्पिरिकल रिसर्च का इंग्लिश कौन सा एम्पिरिकल रिसर्च है। गूगल पे एक सेकंड दीजिए, हमको सर्च करके बता रहे हैं अच्छी जगह से कहीं से। अनुभाविक रिसर्च आप लोग कभी रिसर्च मेथड के बुक में पढ़े हैं, जो हिंदी में आप लोगों ने किताबें पढ़ी होगी? नहीं सर। नहीं ना, इसका मतलब है अनुभाविक और अनुभवजन्य अनुसंधान, ऐसा कह रहा है ये। इसका मतलब है हाँ ये साइकोलॉजी में सब पढ़े हैं। पढ़े हैं। जी सर। हाँ, अनुभाविक शोधन एक कहाँ का, दुमका की कहाँ का कॉलेज है, उसका कुछ है पीडीएफ फाइल, इसमें देखते हैं। जेबीएसडी कॉलेज। कितना अच्छा हो जाए ना, जितना इंग्लिश मीडियम में चीजें, रिसोर्सेज और बुक्स अवेलेबल हैं, सब कुछ हिंदी मीडियम में हो जाए। कितना मजेदार हो जाएगा रिसर्च का प्रोसेस को, जैसा पढ़ा बिल्कुल वैसा का वैसा सेम टू सेम अप्लाई हो रहा है। किसी ने बनाया है ये पीडीएफ, ये पीडीएफ भी हम भेज देते हैं हम लोग को, किसी बुक का ही है ये। ये कैसा आदमी है, ये बुक का पीडीएफ काट काट के लगा दिया फोटो खींच के, ना राइटर का नाम लिखा है ना बुक का नाम लिखा है। यही सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पता है? ये क्यों लिखा जाता है? इसलिए नहीं लिखा जाता है कि मतलब आप क्रेडिट दे रहे हैं, बल्कि इसलिए लिखा जा रहा है, कहीं भी रेफरेंस जो है, क्यों इसलिए लिखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को डिटेल में जानना होगा उसके बारे में, तो कहाँ जाएगा, कौन से पेपर, कौन सी चीजों को देखेगा। अमूमन लोग ऐसा करते नहीं, आप लोग कभी ऐसा मत कीजिएगा। कहीं भी अगर कुछ जिक्र कीजिए किसी डेटा का, किसी आंकड़े का, या किसी इंफॉर्मेशन का, या किसी थ्योरी को पढ़े, तो बुक और राइटर का भी नाम जो है ना, एक दो बार उल्टा करके देख लीजिए। ये एक प्रॉपर वे है, हाँ। आनुभाविक शोध ही इसमें कहा गया है। ये ऐसा लग रहा है किसी मनोविज्ञान की किताब का ही है। उसमें नीचे रेफरेंस सेक्शन भी दिया था, लेकिन जो श्रीमान थे उन्होंने रेफरेंस सेक्शन को क्रॉप कर दिया है। मैं बोले कि यार, ये तो वही बात हो गई कि आप दूसरे का वीडियो बना करके जो है, रील बन निकाल के आप पैसा कमा रहे हो यूट्यूब पे, और उसका नाम तक नहीं दिया सिंगर का। ये कौन आदमी है? तो ये दो चीजें जो है ना, आपका रिव्यू आर्टिकल और एम्पेरिकल रिसर्च होता है। तो एम्पेरिकल रिसर्च बड़ा काम है। इसको करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर रिव्यू आर्टिकल करते हैं, 10-15 जो है टॉपिक पे अपना चीजों को निकाल के पढ़ते हैं, और उस पे एक लेख लिखते हैं। ठीक है, आर्टिकल का मतलब क्या है? लेख। कि हमने ये आर्टिकल्स पढ़े, इस आर्टिकल्स में श्रीमान फलाने ने ऐसा ऐसा कहा, और इन इन चीजों के बीच सहसंबंध पाया, और ये निष्कर्ष निकला कि ऐसा है। फिर दूसरे पैराग्राफ में लिखा कि जबकि हमने इसी विषय पर आधारित या इससे मिलते जुलते दूसरे शोध में इन इन चीजों के बीच पाया। तो 10 रिसर्च पेपर पढ़ के आप एक निष्कर्ष तक पहुंचेंगे, या फिर अगर निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेंगे तो आप एक रिपोर्ट टाइप का करेंगे, है ना? कि हमने इतने इतने बड़े से न्यूज वाला रिपोर्ट लिखता है वैसे, कि इसमें ये ऐसा पाया गया, तो वर्तमान में अभी जो है इसका ये चीज है। तो आपने एक रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किया, तो आप बोलेंगे कि सर रिव्यू आर्टिकल पब्लिश किए तो क्या किए? कुछ तो नहीं किए। एम्पिरिकल रिसर्च किए करते तब ना कुछ करते। तो सोच के ऐसा लगता है कि रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करना क्या है, थोड़ा इसका उठाए थोड़ा उसका उठाए, कर दिए। लेकिन इसका भी महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप रिव्यू आर्टिकल को रिव्यू करेंगे तो उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, उसको गहराई से देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपका रिसर्च लिटरेचर के रिव्यू का स्किल मजबूत होगा। ये सब क्या है, प्रैक्टिस की चीज है, अनुभव के साथ होती है, क्योंकि रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है। साइंस क्या है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस कैसे आता है? कर करके आता है, समझ के नहीं आता है। तो कर करके आप इसकी बारीकियों से अवगत होंगे। उसके बाद क्या है
कि सोचिए कि आपने इस पर एक रिव्यू आर्टिकल लिख दिया, ठीक है? 50 पेपर आपने पढ़ा और 50 पे मेहनत करके एक रिव्यू आर्टिकल लिख दिया। तो सेम आपका छपा, ठीक है? और आपको एम्पिरिकल रिसर्च के बराबर आपको इज़्ज़त मिली, ठीक है? उतना ही आपको जो है पॉइंट्स मिला, उतना ही आपको स्कोर मिला रिव्यू आर्टिकल लिखने का भी। कभी सोचे ये क्यों मिला? जब हमने एम्पिरिकल रिसर्च जैसा बड़ा काम नहीं किया। इसीलिए मिला क्योंकि आपने क्या किया कि अगले को 50 पेपर पढ़ने से बचाया। उस 50 पेपर का मूल और सार जो है ना आपने लिख के दिया। अगला जैसे आप खोजे होंगे, आपको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगा होगा पूरा खोजते-खोजते-खोजते कि कौन-कौन सा पेपर है छाँटते हुए। वो क्या लगेगा कि अगला व्यक्ति जब इस काम को करेगा तो उसको नहीं लगेगा। उसको एक सूची मिल गई। उस सूची में उस फील्ड पे के जो सारे इम्पोर्टेंट रिसर्चेज़ हैं, उस सूची में मेंशन्ड है। आपने वो सूची बना दी, तो वो हो गया रिव्यू आर्टिकल। तो पहले क्या करना चाहिए, शुरुआत में अगर आपको एम्पिरिकल रिसर्च करने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या कीजिए आर्टिकल रिव्यू शुरू कीजिए, है ना? 10 आर्टिकल पढ़िए, जैसे फ़िल्मों का रिव्यू आप देखते होंगे यूट्यूब पे लोग करते हैं, कि ऐसे है, वैसे है, अच्छा है, बुरा है, कभी देखे होंगे आप लोग। तो वैसे ही आप क्या करिए आर्टिकल का रिव्यू कीजिए, पर आर्टिकल में अच्छा है, बुरा है, अभी ये कहने की स्थिति में हम लोग नहीं है क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से तो ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो अभी कहाँ क्रिटिसिज़्म और एनालिसिस पे चले जाएँगे हम, है ना? तो इसीलिए रिव्यू आर्टिकल के प्रैक्टिसेस कर सकते हैं और रिव्यू में कभी ये नहीं कहा जाता है कि क्या चीज़ अच्छा है या क्या बुरा है, वो रिपोर्ट के फॉर्मेट में होता है, ठीक है? फ़िल्म में या फिर आप लोग देखते होंगे फ़िल्म का रिव्यू करते हैं ना, तो कहते हैं अच्छा है या बुरा है, या ये हीरो टॉप क्लास का है, ये हीरो बेकार है। तो ये सब चीज़ें क्या है, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों की जगह नहीं है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्योंकि उस वहाँ पे व्यक्तिनिष्ठता है ना? अगर मान लीजिए जैसे मेरे ही ऑफ़िस में बहुत सारे आरजेज़ हैं, जैसे हम हैं वैसे ही बहुत सारे लोग हैं। तो उसमें कोई एक मैम थी जिनका हम फ़ोटो लगाए थे, तो उनकी वॉइस हमको सबसे ज़्यादा पसंद आती है। तो हम कहते हैं सबके सामने कि हाँ, इनकी वॉइस सबसे अच्छी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ये कहना संपूर्ण सत्य की तरह मान लिया जाए और कोई व्यक्ति क्या होगा कि उससे आहत हो जाए कि हैं, उसका बड़ाई कर रहा है सबके सामने में, कह रहा है उसको सर्टिफ़िकेट दे रहा है कि सबसे अच्छी वॉइस उनकी है, बाकी हम लोगों को क्या मेरी भी तो वॉइस अच्छी है। तो जब आप रिसर्च मेथड को पढ़ते हैं, है ना? व्यक्तिनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता के बीच का अंतर समझते हैं, ओपिनियन और सत्य के बीच का अंतर समझते हैं, तो आप क्या होता है बहुत चिल्ड रहेंगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना? ठीक है, ये तो व्यक्तिगत बात है कि किसको किसकी आवाज़ पसंद है, किसको किसका एक्टिंग पसंद है ना? तो ये वो चीज़ है, इसके लिए क्या लड़ाई झगड़ा करना। लेकिन आपने देखा है कि इस पे क्या होता है कि ऐसे फ़ील्ड में, सिनेमा में आपने देखा होगा कि एक कोई भी एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को देखना नहीं चाह रहा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने ये कह दिया, किसी डायरेक्टर ने कि वो अच्छा आर्टिस्ट है, वो तुमसे अच्छा आर्टिस्ट है और उस व्यक्ति को इतना सा समझ में नहीं आया कि भाई ये इसका व्यक्तिनिष्ठ सच था, इसका सब्जेक्टिव ट्रुथ था, इसका ओपिनियन था। किसी को खीरा अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। दैट्स ठीक है, उसकी अपनी जगह, मेरी जगह। तो ये सारी चीज़ें समझिए कि रिसर्च का जो प्रोसेस है, ये क्या कर रहा है, आपके अंदर, आपके व्यक्तित्व में कुछ गुणों का भी विकास कर रहा है और धीरे-धीरे ये जो छोटे-छोटे बदलाव हैं, जो आपके अंदर हो रहे हैं, वही आपके रिसर्च एप्टीट्यूड को मजबूत बनाते हैं। इसको कहते हैं शोध अभिवृत्ति, ठीक है? रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका भी परीक्षण होता है जब आप पीएचडी में या फिर किसी भी रिसर्च रोल के जॉब के लिए जाते हैं तब। अब रिसर्च एप्टीट्यूड का कैसे परीक्षण होता है, इसके लिए भी कुछ-कुछ टूल्स और स्किल्स बनाए होंगे जिसकी कभी हम लोग चर्चा आगे भी कर लेंगे क्लास में। आज के इस लेक्चर में यही है कि आर्टिकल का रिव्यू कैसे और कहाँ, किस-किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस-किस किन-किन जगहों पर, किन-किन वेबसाइट्स का यूज़ करके और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसके गुण क्या-क्या हैं। अब इस पे अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को पैट में या फिर अदर किसी एग्ज़ाम में आता है, उसको भी आप लोग टैकल करेंगे, ठीक है? और एक चीज़ और कह रहे हैं, जैसे गूगल स्कॉलर हम लोगों ने यूज़ किया, ठीक है? ऐसे एक साइक इन्फो करके है, ये भी आप लोग लिख लीजिए। नेट में ये सब क्वेश्चन आएँगे क्योंकि नेट प्राइमरीली क्या है कि जो क्वेश्चन उसके सेट करते हैं जो लोग नेट की परीक्षाओं के लिए, वो सब इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे होते हैं। मूलतः वैसे होते हैं, तो भले ही आपको हिंदी माध्यम में साइक इन्फो का दर्शन करने ना मिले, है ना? ज़ोटेरो सॉफ्टवेयर के बारे में सुनने को ना मिले, पर क्वेश्चन सेट करने वाले व्यक्ति ने
सुना जरूर होगा, तो इसी कारण से आपको सुनना जानना जरूर है। ठीक है, और बता दे रहे कौन कौन सा, साइक इन्फो, जेएस स्टोर। ठीक है, ये रिसर्च डेटाबेस है, इस सब का नाम लिख लीजिए आप लोग, रिसर्च डेटाबेस। गूगल स्कॉलर तो जनरल रिसर्च डेटाबेस है, ये स्पेसिफिकली साइकोलॉजी और इन चीजों के लिए। एक साइक इन्फो तो सबसे बड़ा है, दूसरा जो है जेएस स्टोर है, एक और लिख लीजिए प्रोक्वेस्ट, प्रोक्वेस्ट। अब साइक इन्फो किसका है, आप लोग सुने होंगे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, एपीए, एपीए चलाती है साइक इन्फो डेटाबेस को, तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्या होता है सर इसका फुल फॉर्म एपीए का? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन लिख देते हैं नीचे। DSM-4 पढ़े हैं ना आप लोग, क्लिनिकल ही होगा ना सबका। जी सर, जी सर। DSM, सबका नहीं है, निगत लोग का वो भी है। अच्छा, तो इसके बारे में सुने तो होंगे ही, मतलब DSM-4 तो कोई नहीं पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़े होंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वो क्या है DSM-4, डिजीज एंड स्टेट। DSM-4 क्या है कि एक मैनुअल है, मैनुअल का मतलब निर्देशिका, एक किताब है जिसमें लिस्ट होती है बीमारियों की। ठीक है, कि अगर ऐसे ऐसे लक्षण है, ये चीज है, तो उसको ये बीमारी कहा जाएगा। बीमारू बीमारी पहचानो किताब। ठीक है, DSM-4 भी है, 5 भी है, और फिर कई जगह आप देखिएगा, सिर्फ DSM है ना, DSM-4 है तो बगल में TR लिखा होगा। ठीक है, TR, तो उसका एक वर्सन है, ठीक है, टेबुलेटेड रिवीजन, उसका एक रिवाइज्ड वर्सन है TR वाला, जिसमें कि टेबल बनाया गया है और उसको पिछले वाले वर्सन को रिवाइज किया गया है। तो ये ना सूची प्रकाशित करती है दुनिया में, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, कि अगर ऐसे ऐसे बिहेवियर्स आप दिखा रहे हैं, अगर आप में आ रहे हैं, तो ये एक रोग है और आपको थेरेपी या उन चीजों की जरूरत है। ठीक है, हेलो, हाँ क्लास में शशि, करते हैं थोड़ी देर में। तो इस तरीके से क्या है, तो ये एपीए हम लोग के फील्ड में एक बड़ा नाम है, क्योंकि ये क्या है कि नियामक है एक तरीके से साइकोलॉजी के फील्ड का। जैसे क्रिकेट का नियामक भारत में कौन है, बीसीसीआई है ना, वो भारत में जो क्रिकेट हो रहा है उसका सब सारा कुछ जो है वो नियम नियंता है। तो दुनिया में जो है ना साइकोलॉजी की नियामक संस्था के रूप में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को देखा माना जाता है। हालांकि इससे जुड़े कई विवाद भी होते हैं, वो आप लोग के जनरल नॉलेज का विषय है, वो हम लोग के एग्जाम से रिलेटेड कोई मायने नहीं रखता, वो अलग चीज है। साइकोलॉजी एपीए के ऊपर सबसे बड़ा आरोप ये होता है कि ये बीमारियों का आविष्कार करता है, नॉर्मल बिहेवियर्स को, या जो बीमारियां नहीं है उनको बीमारी बता करके नए नए रोगों और बीमारियों और क्या बोलते हैं डिसऑर्डर्स का आविष्कार कर देता है। और फिर जो है कंपनियां उसके लिए दवाई बनाती है और दवाइयां बिकती है। और कई बार ऐसा पाया जाता है कि उन कंपनीज के चेयरमैन भी जो है एपीए के अंदर से। तो ऐसे ऐसी चीजें मीडिया रिपोर्ट्स में जो है ना वहाँ यूएस में आते रहती है, इस कारण से एपीए का रेपुटेशन खराब होते जाता है। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, पर फिर भी इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में समझिए इसको गार्जियन बॉडी के रूप में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को देखा जाता है। ये सब कुछ विवाद है, अब सही है नहीं है क्या है नहीं है, वो हम लोग के स्कोप में नहीं है, पर ये इतनी चीज है। जेस्टोर के अलावा और एक दो है, प्रोक्वेस्ट है, अच्छा ईरिक और पबमेड, हाँ ये रख लीजिए। अब एक पबमेड है, पबमेड क्या है ना, वो मेडिकल फील्ड का है, लेकिन साइकोलॉजी भी कई जगह पे मेडिकल फील्ड में आती है। मेंटल हेल्थ जो है ना मेडिकल फील्ड से भी कई जगह पे मिलता जुलता है। तो एक जो है आपका रिसोर्स पबमेड भी है, और उसके बाद एक एरिक है। एरिक ये एजुकेशन के फील्ड का है। अब साइकोलॉजी और एजुकेशन तो जुड़े हुए फील्ड है। बेसिकली कहिए तो साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो जीवन के सभी जगहों पे लगता है, लेकिन आमतौर पे लोगों को जानकारी की कमी में क्या लगता है कि साइकोलॉजी केवल मानसिक रूप से जो समस्याएं हैं केवल उन्हीं के समाधान का काम है। साइकोलॉजी का ऐसा नहीं है, एजुकेशन में बहुत ज्यादा रोल है, ह्यूमन के रिक्रूटमेंट में, एचआर वगैरह के काम में बहुत ज्यादा रोल है ना, मेडिकल के साथ
वो चीज करता है, कंप्यूटर्स के साथ ये करता है। कॉर्पोरेट में जैसे ऐड वगैरह, कई ऐड वगैरह हम बनाए हैं, तो उसमें साइकोलॉजी का यूज होता है। इवन की जो एक्टर जो होगा या एक्ट्रेस किस कलर का कपड़ा पहनेगा, ठीक है, उसका शरीर का ढांचा कैसा होगा, उसका चेहरा का फीचर कैसा होगा, ये तक साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो कॉर्पोरेट साइकोलॉजी में जो एड मेकिंग में होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं उस तरीके से कि क्यों इसी कलर का लिपस्टिक क्यों लगाया जाएगा। उसके पीछे भी साइकोलॉजी होती है। जो एड आप देख रहे होते हैं, उसके पीछे एक साइकोलॉजिस्ट का दिमाग होता है कि उसका मिशन क्या होता है, कि उसको आपको हिट करना होता है कुछ सर्टेन कम से कम समय में। तो हम जब एड के कंपनी, मतलब कंपनी नहीं, फ्रीलांस पे जब काम कर रहे थे, तो अपना एक एड का वर्जन आप लोग को दिखाएंगे उसमें, ठीक है। हमने एक रेजर एज नाम का एड बनाया था। रेजर एज की एकदम ब्लेड की तरह शार्प, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला और मेमोरी फॉर्म कर देने वाला। कम से कम डायलॉग कम से कम समय में, बस याद रह जाए आदमी देखे तो। वो एड अभी कंपनी को, मतलब हम लोगों ने बना के रख लिया है, पर वो कंपनी के लोगों के साथ नहीं आया है अभी टीवी पे या स्क्रीन पे। तो उस ऐड को हम आप लोग को शेयर करेंगे, और आप लोग बताइएगा कि इस ऐड के पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, ठीक है। डिस्कशन करके सबसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं इसको।